नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर अपडेट विद अमित पालित। आज बात होगी तेल की। तेल जिसको लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा चिंता है और भारत में तो चिंता है ही, या फिर यूं कहें कि पूरी दुनिया में एक तरह से जंग का माहौल ही है तेल को लेकर। हर कोई चाहता है कि तेल का जो स्रोत है उसके बहुत करीब रहे, या फिर तेल जहां से मिलता है उस पर उसका आधिपत्य रहे। और इसी को लेकर शायद दुनिया में कई बार जंग भी हो चुके हैं और मौजूदा जंग भी तो लगता है शायद इसी पर कंट्रोल करने को लेकर है। लेकिन बहरहाल भारत की अगर बात की जाए तो भारत के लिए तेल के लिए अब कोई घमासान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि उसका रास्ता तलाश लिया गया है, या फिर यूं कहें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसका रास्ता निकाल लिया है। मोदी ने समाधान निकाला है इस तेल के ऊपर घमासान से बचने के लिए। और ये जो समाधान निकाला गया है वो आज और कल में नहीं निकला है, ये सालों से इसके लिए प्लानिंग चल रही थी। 2014 में जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आए, यानी 2014, तब से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था और फिर इसको एग्जीक्यूट किया 2022 में। और 2022 और 2014 की जो एक कहानी है, यही है जिसने ये समाधान निकाला है। और आज इस क्राइसिस के दौर में मुझे, आपको और देशवासियों को उतना बोझ नहीं झेलना पड़ रहा है जितना कि दुनिया के बड़े बड़े देश झेल रहे हैं। फर्ज कीजिए अमेरिका में तेल के दामों में 44% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है, चीन में 33% से ज़्यादा, और भारत में करीब 3 से 4% तक ही अभी तक ये बढ़ोतरी देखने को मिली है, अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो। और अमेरिका और चीन का इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी है, वो भी नहीं रोक पाए हैं। तो फिर आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने ये कमाल कैसे कर दिया, कैसे समाधान निकाल लिया? ये है दूरदर्शिता। आपको पहले ही समझना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत या मुश्किलें पैदा कर सकती है, और उसमें से एक है तेल। क्योंकि हम तेल के लिए दुनिया पर निर्भर हैं। भारत करीब आप मान के चलिए, क्योंकि इस वक्त तो भारत में तेल का कोई संकट नहीं है, लेकिन भारत के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है कि हम तेल लगभग 90%, ये मान के चलिए 90% हमारा जो तेल है वो इंपोर्ट किया जाता है। तो ऐसे में अगर ये सप्लाई लाइन बंद हो जाए तो क्या होगा? हमारी पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। और इसी को प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया था और इस पर काम करना शुरू कर दिया था। और भारत में जो तेल का संकट है इस वक्त नहीं है, उसको दूर उन्होंने किस तरह से किया ये भी आपको बताएंगे। तो दो यहाँ पर चीज़ें हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में ही इस संकट को भांपते हुए काम शुरू कर दिया था, और भारत पर इस वक्त क्यों तेल का संकट नहीं है ये भी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसी से आप समझेंगे कि एक नेता की दूरदर्शिता क्या होती है, उनकी प्लानिंग क्या होती है। सबसे पहले मौजूदा वक्त की बात करते हैं। इस वक्त आप जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा है, लेकिन भारत इस वक्त हॉर्मुज पर निर्भर नहीं है। भारत इस वक्त हॉर्मुज पर निर्भर नहीं है। एक वक्त था जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम 70% अपने तेल का इंपोर्ट किया करते हैं। तेल हम यहाँ से इंपोर्ट करते थे। तो आप सोचिए कि जहाँ से 70% हम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर वही इलाका पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए तो फिर ये 70% तेल आप कहाँ से लाएंगे? और ये अचानक ही हुआ, 28 तारीख को हमला हुआ, उसके बाद हो गया। किसी ने कभी सोचा है कि उस वक्त भी क्यों और किस लिए भारत के ऊपर वो संकट नहीं आया? पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, फिर भारत कैसे बचा? अब चलते हैं 2014 और 2022 की कहानी पे। 2014 और 2022 की कहानी। प्रधानमंत्री मोदी जब पीएम बने, उन्होंने सबसे पहले इसी पर ही काम करना शुरू किया। देखिए, ये दूरदर्शिता होती है, क्योंकि सबको पता है कि आप जिस जगह पे 70% तेल के लिए निर्भर कर रहे हैं, अगर ये बंद हो जाए तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा? और ज़्यादा वक्त नहीं लगा इस बात को समझने के लिए। उसके बाद क्यों नहीं लगा? क्योंकि वक्त आया 2020 का, कोविड ने यह बता दिया कि सप्लाई चेन जब टूटती है तो किस तरह से उसका असर देशों पर पड़ता है। उस वक्त तेल से ज़्यादा आपको पता है कि मार किसके लिए पड़ी थी? जो सप्लाई चेन है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो, दूसरी चीज़ें हो, नहीं आ रही थी, क्योंकि चाइना ने पूरी तरह से इस सप्लाई चेन पर कब्जा करके रखा हुआ है, जिससे पूरी दुनिया चरमरा गई थी। यहाँ तक कि
तेल को लेकर भी दिक्कत आने लगी थी, क्योंकि यहाँ से जो प्रोडक्शन हो या फिर तेल हो उसका आना बंद हो गया था 2020 में। तब भारत ने अपने आप को डाइवर्सिफाई करने के लिए सोचा। पहले से काम चल रहा था डाइवर्सिफाई, यानी कि आपके जो तेल के जो स्रोत हैं, जहाँ से आप तेल लेते हैं, उसको आप बदल दीजिए। अब जब उसको बदलने की बात आई तो भारत ने क्या किया, दुनिया के दूसरे मुल्कों की ओर देखना शुरू किया। और यही वजह रही कि आज इस वक्त 2026 में हम निर्भर नहीं है पूरी तरह से हॉर्मुज़ पर। अब कहानी आती है कि हमने किस तरह से अपने आप को डाइवर्सिफाई किया, तभी तो हमारा ये तेल का संकट दूर हो गया। भारत जो तेल का संकट है ऐसे ही थोड़ी ना दूर हुआ, इसके लिए काम करना पड़ा है। तो भारत ने हॉर्मुज़ से जो 70% तेल आता था उसको बदलते हुए, यानी जिसमें कौन से देश थे, यूएई, सऊदी, इसके अलावा और यहाँ पर इराक, इन जगह से तेल आता था, कतर। तो आपने क्या किया, आपने इसको हटा दिया। उसके जगह पे आपने 40 देश ऐसे निकाले जिनसे आपने तेल लेना शुरू कर दिया। अब इसमें बहुत सारे मुल्क थे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है रूस। 2022 ये वो वक्त था जब भारत ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म कैसे किया, 70% अपना तेल 2022 70% तेल हॉर्मुज़ से निकाला। हॉर्मुज़ से निकालने के बाद कहाँ पहुँचा दिया, इन 40 देशों में, जिसमें सबसे पहले रूस है, अमेरिका है, अफ्रीका के अलग अलग बहुत सारे देश हैं, अंगोला है, दक्षिण अफ्रीकी या दक्षिण अमेरिका देश है जैसे कि अर्जेंटीना है, और इसमें वेनेजुएला भी है। तो इस तरह से भारत ने 40 अलग अलग मुल्कों पर अपने ये 70% को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ताकि हम एक देश के ऊपर पूरी तरह से या फिर एक इलाके के ऊपर निर्भर ना हो जाएं। बहुत महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप 2007 की बात करते हैं तो 2007 में करीब ऐसे 27 देश हुआ करते थे गल्फ कंट्रीज के अलावा, जहां से हम तेल खरीदते थे। 27 होते थे देश 2007 तक, कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत ने उसको 27 से बढ़ाया, प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाया और उसको 40 पर वो लेकर आए, 40 पर। आप सोचिए कि हमारी तेल की खपत इतनी ज़्यादा है कि आप क्या करेंगे, एक जगह पे आप निर्भर कर सकते हैं। अब जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की अगर हम बात करते हैं, अगर हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे चलें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक बार चलते हैं फिर वापस आएंगे। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की अगर हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर ब्लॉक है, यहाँ से हम 70% तेल अगर लेते थे और जब ये ब्लॉक हो गया तो कितना तेल आ रहा होगा उस वक्त से, आपको लगा होगा कि कुछ तो तेल आ रहा होगा। अब कुछ तो तेल अगर आ भी जाए तो यहाँ पर जो ये इलाका है आपका यूएई का, और ये फुजराहा, ये ओमान गल्फ तक आने के लिए यहाँ पर तेल कुछ लाइन्स हैं, इसके ज़रिए आता था। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया के बाद दिखाएंगे आपको, तो सऊदी अरेबिया से वो तेल आता था, तो करीबन 5.5 मिलियन बैरल्स आ रहे थे, इतना ही निकल पा रहा था। जबकि 2026 से पहले इस इलाके से कितना तेल आता था, करीब 20 मिलियन बैरल पर डे। और 2026 में कितना हो गया था, 2026 में ये पहुंच गया महज 5.5 मिलियन बैरल पर डे। तो अब सोचिए कि करीब यहाँ पर डेफिसिट आ रहा है 15 मिलियन बैरल पर डे का, तो भी पूरा नहीं हो पा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसके चोक हो जाने से क्या प्रॉब्लम आती है। अब भारत की हम बात करते हैं तो भारत ने तो अपने आप को संभाल लिया, भारत ने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लिया। लेकिन चाहे जापान हो, चीन हो, वो लोग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनको अंदेशा नहीं था, दूरदर्शिता नहीं थी जो प्रधानमंत्री मोदी के पास थी। अब इसमें दो अहम लोग इसमें आपको मुझे बताना पड़ेगा जो इस वक्त भारत आने वाले हैं, तो आप समझेंगे कि तेल का ये जो संकट है और कितना कम होने जा रहा है, जो संकट और कम हो जाएगा। तो उसमें एक है मार्को रूबियो, भारत के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान वो कई सारे शहरों में भी रहेंगे, न्यू दिल्ली रहेंगे, कोलकाता रहेंगे, क्वाड समिट में शामिल होंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बयान दिया है। क्या बयान दिया है कि वो कहते हैं कि यूएस की ओर से जो तेल है वो भारत को जितना चाहिए उतना हम देने के लिए तैयार हैं। जितना भारत को
चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने अपना प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ा लिया, ऑल टाइम हाई हमने रखा है। तो जाहिर सी बात है कि भारत को और तेल चाहिए होगा तो भारत अमेरिका से लेगा। दूसरी बड़ी बात है, वेनेजुएला की जो राष्ट्रपति हैं डेल्सी रॉड्रिग्स, वेनेजुएला, डेल्सी रॉड्रिग्स भारत आ रही है, कार्यवाहक राष्ट्रपति है ये है। अब इनके भारत आने के बारे में आधिकारिक तौर पे मार्को रूबियो ने जानकारी दी है कि वेनेजुएला की जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है, एक्टिंग प्रेसिडेंट है, वो भारत आएंगी। अब वेनेजुएला की राष्ट्रपति अगर भारत आ रही हैं तो क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि दुनिया में इस वक्त नंबर 1 तेल का जो डिपॉजिट है, तेल कहां पर है नंबर 1, वो कहां पर है? वेनेजुएला में ही है, वेनेजुएला में है, इनके ही देश में है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला में है और उसकी जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है वो भारत आ रही है। और मार्को रूबियो कह रहे हैं कि वेनेजुएला से भी भारत को जितना तेल चाहिए तेल मिलेगा। तो आपके पास तेल के जो स्रोत है देखिए कितने खुल गए हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा भंडार जिसके पास है वो कौन है? वो वेनेजुएला है। जिसके बाद नंबर 2 पे यहाँ पर आती है सऊदी अरेबिया और तीसरे नंबर पर है ईरान। तो जाहिर सी बात है कि सऊदी अरेबिया से तेल मिले ना मिले, अगर वेनेजुएला से मिलता है तो भारत के पास तेल की कोई कमी नहीं होगी। साथ में भारत की खपत कितनी है? भारत को रोज़ाना लगभग मान के चलिए 244 मिलियन बैरल पर डे, इतना तेल भारत की होती है खपत। 2000 आप कह सकते हैं कि ये पूरे साल का, ये भारत का पूरा आंकड़ा है, इतना तेल चाहिए होता है भारत को। अब इतना तेल लाने के लिए भारत को अलग अलग स्रोत की ज़रूरत है, जिसमें वेनेजुएला इस वक्त भारत की मदद करेगा, अमेरिका भी इसके साथ मदद करेगा और रूस तो पहले ही कह चुका है कि वो भारत को तेल देने के लिए तैयार है, जितना तेल चाहिए वो ले सकता है। लेकिन ये हो सकता है कि अमेरिका उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दे तो फिर क्या होता है, आपको कट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तेल आप खरीद नहीं पाते हैं। लेकिन ऑल्टरनेट क्या है आपके पास? अमेरिका खुद दे रहा है और वेनेजुएला भी खुद दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा ये संकट है ये दूर हो चुका है और सिर्फ इसके लिए एक ही व्यक्ति आप कह सकते हैं कि जिनको मानना पड़ेगा, वो है प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये काम किया है उससे ही ये पूरा तेल संकट दूर हो गया है। अब हॉर्मुज पर जो ईरान का कब्जा हुआ है, इसको लेकर आप खबरें सुन रहे हैं। अब भारत पे तो उसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन देखिए इसे कहते हैं दूरदर्शिता। प्राइम मिनिस्टर मोदी, पीएम मोदी ने इस हॉर्मुज के संकट को बहुत पहले समझ लिया था, इसलिए उन्होंने खुद को देखिए पहले ही डाइवर्सिफाई कर लिया था। लेकिन अब जो देश नहीं समझ पाए हैं उनको क्या तकलीफें झेलनी पड़ रही है वो आपको बताएंगे। क्योंकि जो नया एक संगठन तैयार किया एक वसूली के लिए, उसका नाम है पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी, जिसके जरिए ईरान अब जबरन वसूली करने के लिए काम कर रहा है। अब ईरान अगर जबरन वसूली करेगा तो क्या भारत उसको पैसे देगा? भारत के साथ तो बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि वो सिर्फ चाइना और रशिया, ये 2 ऐसे मुल्क हैं जिनको यहाँ से जाने की इजाज़त देगा। लेकिन क्या कोई देश इस तरह से किसी एक इलाके में अपना आधिपत्य या कब्जा बता सकते कि हमारा जो कि इंटरनेशनल वाटर हो? नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सरासर गलत है, गैरकानूनी है और ये अवैध है। तो भारत को अब ईरान के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत ने पहले ही अपने लिए दूसरी जगह तलाश ली है। हाँ, ये ज़रूर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए यहाँ से आसानी ये होती है कि जो तेल यहाँ से आता है उसको भारत पहुँचने में कितना वक्त लगता है? 14 से 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन वही अगर आप अमेरिका या अफ्रीका से लाएंगे तो उसमें आप 20 से 30 दिन का वक्त लग जाता है। तो ऐसे में हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, यानी कि यू पे मोर डॉलर्स, ज़्यादा पैसे देते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। दूसरी बड़ी बात है कि ट्रंप का हॉर्मुज पर अमेरिका का नियंत्रण है, यह कहना है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मौजूदा हालात में। खाड़ी देशों ने इसका विरोध कर दिया है, यूरोपीय देश इसका आलोचना कर रहे हैं। अब चीन, जापान, दक्षिण कोरिया इस वक्त जाके समाधान ढूंढ रहे हैं। तो जब ईरान ने यहां पर मुश्किलें खड़ी की हैं, तब जाकर इनको सोचना पड़ रहा है कि हम क्या करें। अब यहां पर चीन देखिए, चाइना
यहाँ से करीब 60% इसका तेल आता है। जो जापान है, जापान को करीब 90% तेल उसका इसी इलाके से आता है, हॉर्मुज से। और साउथ कोरिया भी यहाँ से करीबन 70% तेल लाता है। इन देशों के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ से ईरान ने अपनी वसूली शुरू कर दी है, दूसरी तरफ ट्रंप ने कह दिया कि हम यहाँ से कुछ भी गुजरने नहीं देंगे, हमारा पूरी तरह से नियंत्रण है। तो फंस गए यहाँ पर चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। इनके पास ऑप्शन क्या बचा? अब चीन को ऑप्शन मिला है, एक है यूएस अमेरिका से और दूसरा है रशिया। अब पुतिन जब यहाँ पर गए चाइना में, तो उन्होंने क्या कहा कि आप हमारे साथ करार कीजिए, और करार करने के लिए तैयार हो गए। तो अब रशिया से जो पाइपलाइन डलेंगे वो चाइना तक जाएंगे, जिसके ज़रिए गैस, ऑयल और ये गैस, ये सारी चीज़ें अब चीन तक पहुंचेंगी। तो आप सोचिए कि 2026 में जब हालात बिगड़ गए हैं, तब जाके ये जो देश है अब दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। जबकि भारत ने कब कर लिया था? भारत ने 2022 में ही इसको समझ लिया था कि कभी भी ऐसा हो सकता है, और इसलिए पहले ही भारत ने अपने आप को तैयार कर लिया था। लेकिन अब ये देश फंस चुके हैं। देखिए, फिलहाल हॉर्मुज को लेकर जिस तरह से ईरान ने अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है कि मैं इसका दादा हूँ, मैं इसका बाप हूँ, तो ऐसे में आने वाले वक्त में ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं होंगे, और जो खाड़ी देश भी ईरान के खिलाफ हो जाएंगे और यूरोपीय देश भी इसके खिलाफ होंगे, जिससे ईरान के ऊपर आने वाले वक्त में दबाव बढ़ेगा। अब इसका नतीजा क्या? युद्ध से होगा, हमला होगा? अगर युद्ध होता है तो फिर मान के चलिए कि सिर्फ अमेरिका नहीं, इस बार तो खाड़ी देश भी शामिल हो सकते हैं और यूरोप भी मदद कर सकता है, क्योंकि सरासर ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक टोल वसूलने के लिए वसूली भाई जो बने हैं यहाँ पर ईरान, उसको कोई भी मानने नहीं जा रहा है। तो ऐसे में गतिरोध तो बना रहेगा, लेकिन खामियाजा ईरान को आगे भुगतना पड़ेगा इसके लिए। अब ये देखिए, ये मैप जारी किया गया है ईरान की ओर से। ये मैप है कि ये देखिए, ये हमारी लाइन है, यहाँ से लेके ये देखिए बंदर लागेन, और यहाँ पर कासिम आइलैंड यहाँ से हो गया ये, और हॉर्मुज आइलैंड इधर है, और यहाँ पर ओमान हो गया, बंदर सिर्क, और ठीक ये जो पूरा इलाका आप देख पा रहे हैं, ये सारा इलाका ईरान का कहना है कि हमारा है, और यहाँ से जो भी गुजरेगा उसको टोल टैक्स देना पड़ेगा। भारत ने कह दिया जाओ, नहीं देंगे टोल टैक्स। अगर हमारे जहाज़ आने हैं तो बिना टोल टैक्स के ही आएंगे। अगर टोल टैक्स देना पड़ेगा तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ बंद रखो, क्योंकि हमने अपने लिए दूसरा रास्ता तलाश लिया है। अब देखिए, दुनिया में इस वक्त जो हालात बने हैं हॉर्मुज को लेके, वो जंग को किसी भी वक्त भड़का सकते हैं, कभी भी हमला हो सकता है। लेकिन उसकी संभावना इसलिए कम है क्योंकि भारत जैसे बड़े देश ने या फिर चीन ने अपना दूसरा रास्ता तलाश लिया, जैसे मैंने बताया। अब ये चीन है, चाइना है यहाँ पर, चाइना ने क्या किया? चाइना ने यहाँ पर रूस के साथ, ये चाइना है, रूस के साथ इसने करार कर लिया, यहाँ से पाइपलाइन आएंगे जिससे उसको गैस मिलेगा, तेल भी इसको यहाँ से मिल जाएगा। तो रूस ने यहाँ पर अपना सेट कर लिया बिजनेस, जो चीन को ये तेल देंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि जापान की। अब जापान को अपना 90% जो यहाँ से उसका आता है तेल और गैस, उसको क्या करेगा? उसको कैसे डाइवर्सिफाई करेगा? वो भी अब अमेरिका, यूएस के पास जाएगा, यूएस से लेगा, या फिर उसको भी यहाँ पर साउथ अमेरिका से चीज़ें लेनी पड़ेंगी। अब आती है बात भारत की। अब कोरिया भी है, कोरिया भी या तो इस तरफ जाएंगे, इनके पास भी कोई रास्ता नहीं, या तो फिर रशिया से ये लेकर आएंगे तेल। नहीं तो आप समझिए कि अगर लैटिन अमेरिका या वेनेजुएला से लाना तो अब यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे, और नहीं तो फिर ये पैसिफिक ओशन के ज़रिए ये जापान और चीन तक पहुँचेंगे या फिर साउथ कोरिया तक पहुँचेंगे। भारत ने देखिए क्या समझा, ये भारत को समझना बहुत ज़रूरी है। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने, एक मिनट इसको आप समझिए, डी। अब भारत ने क्या किया कि भारत ने बोला कि यहाँ से हमें अगर तेल नहीं मिल रहा है तो हम अपने आप को डाइवर्सिफाई करते हैं, हम अफ्रीका से तेल लेकर आते हैं, अफ्रीका से तेल आएगा। दूसरा, यहाँ से वेनेजुएला के इलाके से तेल आएगा, साउथ अमेरिका से तेल आएगा यहाँ से।
एक हमारे पास यहाँ से मलाका से होते हुए रूस से तेल आएगा। तो भारत ने अपने आप को अलग अलग जगह पे कर लिया। एक और यहाँ से चलेगा अमेरिका से। तो भारत ने अपने आप को डाइवर्सिफाई करते हुए इन सभी इलाकों से, यहाँ पर देखिए अर्जेंटीना यहाँ है, अर्जेंटीना से तेल आएगा, रूस से तेल आएगा, वेनेजुएला से तेल आएगा, अफ्रीका से तेल आएगा, फिर यहाँ पर रूस से तेल आएगा। और साथ ही साथ एक और देश देखिए, ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया से गैस। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि भारत को कितना गैस चाहिए, एलएनजी जो हम मिडिल ईस्ट से लाया करते थे, कितना गैस चाहिए भारत को, हम देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो गैस देने के लिए इस वक्त कौन तैयार है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया तैयार है। तो कुल मिलाकर भारत ने इस वक्त अपने आपको जो डाइवर्सिफाई कर दिया है, तो भारत के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी तेल आएगा, यहाँ से तेल आएगा, यहाँ से तेल आएगा, अफ्रीका से तेल आएगा, अलग अलग इलाकों से यहाँ से तेल आएगा, यहाँ से तेल आएगा, रूस से तेल आएगा। तो भारत ने इस जगह को छोड़ा है और इतने जगह को अलग अलग जोड़ दिया है, जिससे भारत का जो पूरी आपूर्ति है 70% की जो हमारे यहाँ से आपूर्ति होती थी, उसको हमने लगभग डाइवर्सिफाई करते हुए ख़त्म कर दिया है। तो उसका मतलब क्या होता है कि आपने अपनी तेल को लेकर जो निर्भरता है किसी एक इलाके पे, उसको ख़त्म कर लिया है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अमेरिका को अब भारत की ज़रूरत पड़ेगी, यूरोप को भारत की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दुनिया में जो तेल को रिफ़ाइन करने की कास होती है, रिफ़ाइन किया जाता है ना तेल को, वो भारत सबसे बड़ा मुल्क है। ये भारत दुनिया का सबसे बड़ा वो मुल्क है जिसके पास रिफ़ाइनरी की फैसिलिटी है। और भारत में जो कच्चा तेल आता है, उसे रिफ़ाइन किया जाता है, वही तेल, वही रिफ़ाइन ऑयल, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये भारत से यूरोप से लेके कई देशों तक भेजा जाता है। तो ऐसे में अमेरिका, जो अभी आपको मैं बता रहा था, ये मार्को रूबियो जो आ रहे हैं, वो ऐसे वैसे नहीं आ रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि भारत को अब आने वाले वक्त में अगर हॉर्मुज़ में गतिरोध बना रहता है, तो तेल का प्रोडक्शन लगातार बनाए रखना पड़ेगा, ताकि पेट्रोल और डीजल की कमी ना हो। जैसा कि आप जानते हैं कि ख़ास तौर पे जो वेनेजुएला से तेल आता है या अमेरिका से जो तेल आएगा, ये दोनों देश जो यूएस और वेनेजुएला से जो तेल आने वाला है, उसमें सल्फ़र ज़्यादा होता है, सल्फ़र। तो उसको साफ़ करने की जो क्षमता है सबसे ज़्यादा अच्छी, वो गुजरात में मौजूद रिलायंस की इंडस्ट्रीज़ के पास है। तो गुजरात में जो रिलायंस इंडस्ट्री है, रिफाइनरी है, उसमें साफ़ किया जाता है। और इसी तरह की एक बड़ी रिफाइनरी लगा रहा है रिलायंस, कहाँ पर, यूएस में, करीब $300 बिलियन लगा के, $300 बिलियन लगा के इस वक्त रिलायंस वहाँ लगाने जा रहा है। तो यही चाहता है अमेरिका कि भारत अपना जो तेल का प्रोडक्शन है उसे लगातार बरकरार रखें। भारत को जो कच्चा तेल चाहिए अलग अलग देशों से भेजा जाए, ताकि पूरे दुनिया में, यूरोप में किसी भी तरह की तेल की कमी ना पैदा हो। और तेल की कमी ना पैदा हो, इसके लिए ही हॉर्मुज़ पे निर्भरता कम की है। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक जो खेला है, वो अब पूरी दुनिया देख रही है, समझ रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो सोच है, जो समझ है, उसने भारत को इस संकट में भी, तेल के संकट में भी काफ़ी हद तक बचाए रखा है पूरे दुनिया के मुकाबले में। लेकिन युद्ध को लेकर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप तो काफ़ी कुछ कह रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम हमला करेंगे, हम उसका जवाब देंगे। ईरान भी ये कह रहा है कि हम भी तैयार हैं। कुल मिलाकर तैयारी ये हो रही है कि चीन ने अपना ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढ लिया है, जापान और कोरिया भी अपना ऑल्टरनेट तेल के सोर्स ढूंढ रहे हैं, भारत ने अपना पहले से ही ढूंढ के रखा हुआ है, यूरोप ने भी पहले से तैयारी कर ली है। और दूसरी तरफ यूएई और सऊदी अरेबिया क्या कर रहे हैं, इनके पास जो दूसरे जो इलाके हैं, ये चलते चलते ये भी आपको हम बता दें कि वो क्या कर रहे हैं। अब जैसे सऊदी है, यूएई यहाँ पर है, यूएई की कोशिश ये होगी कि इस इलाके से वो यहाँ से तेल निकाले, ओमान की उधर से, और रेड सी से सऊदी अरेबिया अपना तेल दूसरे दुनिया में भेजें, दूसरे लोगों को भेजें। तो कुल मिलाकर सबकी कोशिश यही है कि ऑल्टरनेट ढूंढा जाए। लेकिन इस ऑल्टरनेट को ढूंढने में, तलाशने में सबसे पहले कौन निकले? प्रधानमंत्री मोदी। और यही वजह है कि अभी तक भारत में तेल के दाम करीब करीब ₹3 बढ़े हैं। वो आगे बढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी,
जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ेगी, उसको देना पड़ेगा। और उसके लिए भारत क्या चाहता है कि भारत के पास आमदनी अच्छी होगी तो हम डॉलर्स पे करेंगे, लेकिन भारत की जनता को कम से कम झेलना पड़ेगा बनिस्बत दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले जहां पर बेतहाशा तेल के दाम बढ़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।